नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी थ्रू घटना चक्र। इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो थियरी वाला पोर्शन दिया है, नोट्स दिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सभी प्रश्न जो बने हैं, जो बन सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट तैयारी के लिए इसको देखना बहुत जरूरी है। केवल प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से दिक्कत ये होती है कि जो नया क्वेश्चन पुटअप होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये खुद रिसर्च करके घटना चक्र ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसमें कह रहा है कि अर्थ फॉर्म्ड अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स एगो। The approximately one third the age of universe by accretion from the solar nebula। तो 1/3 the age of universe बोल रहा है कि 1/3 the age of universe। तो ये 4.54 जो है, 4.54 ये यूनिवर्स की जितनी एज है उसकी 1/3 है। इसका मतलब कि इसे याद रखिए, यूनिवर्स की 4×3=12, लगभग 13-14 यूनिवर्स की बिलियन ईयर्स एज हो जाएगा यूनिवर्स की। तो याद रखिए कि आप जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसकी उम्र कितनी है, इसको जानना बहुत रोचक बात है। और आपको इसे क्वेश्चन पूछ ले तो उसकी कुछ माने गलत नहीं है। तो अर्थ की जो उम्र है दोस्तों 4.54 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। इतना वर्ष पहले पृथ्वी का बनी थी। सेवरल थियरीज पास्टुलेशंस हैव बीन प्रोपाउंडेड इन रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले तो हम लोग अर्थ का उम्र देख लिए 4.54 बिलियन ईयर। उसके बाद अर्थ पर लाइफ कब आया, बट मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी एमंग देम इज ओपेरिन हॉल्डेन थियरी। ओपेरिन हॉल्डेन थियरी ये दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है ना। ये इस तरह से पूछा जाता है, कई तो थियरी का नाम दे देगा, उसमें इधर वो उनका नाम दे देगा कि किसने दिया है। तो अर्थ का लाइफ जो है दोस्तों, ओपेरिन हॉल्डेन थियरी जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। और ये थियरी क्या कहती है इसके बारे में हम देख रहे हैं। द थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्ली अर्थ थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेसेज ऑफ एटम कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो मिल करके दोस्तों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों को मिल करके मॉलिक्यूल्स इन टर्न रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है दोस्तों रिएक्ट करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, उसी तरह से बना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटरेक्टिंग टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स विच ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द फर्स्ट लिविंग सिस्टम आर सेल्स। ठीक है ना, फर्स्ट लिविंग सिस्टम आर सेल्स। समझ रहे हैं ना। ओपेरिन हॉल्डेन थियरी क्या कह रही है, तो सेल का निर्माण हो गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेटेड अपॉन आवर अर्थ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स। अचानक नॉन लिविंग मैटर से आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई। द फर्स्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर फॉर्म्ड टू इन अकॉर्डेंस विथ इवर चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन। तो पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, उसके बाद देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ इवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। दिस इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन विच कैन नॉट
आकर अंडर प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन अपॉन अर्थ, जो अब इस समय वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें ये नहीं हो सकती हैं। कंडीशन सुटेबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ओनली अपॉन प्राइमिटिव अर्थ, जो उस समय की अर्थ थी उसी समय ऐसे कंडीशंस थे, ठीक है ना, इस समय ऐसा नहीं हो सकता है। हाइपोथेसिस गिवन बाय ओपेरिन अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज आल्सो known as materialistic theory, which was published in his book origin of life। देख रहे हैं ना, ओपेरिन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ उसमें मटेरियलिस्टिक थ्योरी पब्लिश्ड हुई थी। मॉडर्न व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड बोथ केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल आर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये मॉडर्न व्यूज है। अब देखिए केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों। केमोजेनी एटम्स फेज, अर्ली अर्थ हैड इन्यूमरेबल एटम्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, phosphorus, which are essential for the formation of protoplasm. Atoms were segregated in 3 concentric masses according to their weights. 3 concentric masses according to their weight. ये क्या कर रही दोस्तों, heaviest atoms of iron, nickel, copper etc were कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो आयरन, निकिल और कापर जो ये भारी एटम्स हैं ये अर्थ के सेंटर में चले गए। मीडियम वेट एटम्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर etc वेयर कलेक्टेड इन द कोर ऑफ द अर्थ। सेंटर और कोर ऑफ द अर्थ। अब चलिए आगे चलते हैं। ये वर्तमान अर्थ के कंपोजिशन को देख करके इस थियरी का मैंने एनालिसिस किया गया। द लाइटर्स एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन etc फॉर्म द प्राइमिटिव एटमॉस्फेयर। ये सब मिल करके जो सबसे हल्के थे वो एटमॉस्फेयर वातावरण का निर्माण किए। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, Free atoms combine to form inorganic molecules such as hydrogen, nitrogen, water vapor, methane, ammonia, carbon dioxide etc. Hydrogen atoms were most numerous, माने ज़्यादा संख्या में थे, and most reactive in primitive atmosphere। ये जो कैसे थे, ज़्यादा संख्या में थे और रिएक्टिव भी थे हाइड्रोजन एटम्स। Hydrogen atoms also combined with nitrogen forming ammonia। NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है। So the water and ammonia were probably the first inorganic molecules of primitive earth। तो वाटर और अमोनिया प्रोबेबली ये पहले बने थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स। द अर्ली क्या कर रहा है, द अर्ली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स interacted and produced simple organic molecules such as simple sugars, ribose, deoxyribose and glucose। इनऑर्गेनिक रिएक्ट करके ऑर्गेनिक बनाए। नाइट्रोजनस बेसेज, प्यूराइंस, पायरीमिडाइंस, एमिनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड etc।
टेरेस्ट्रियल रेन्स मस्ट हैव फॉलन, वर्षा होगी, टेरेस्ट्रियल वर्षा हुई होगी। एज द वाटर रस्ट डाउन इट मस्ट हैव डिजॉल्व्ड अवे एंड कैरिड विथ इट salts and minerals ultimately accumulated in the form of oceans। ये सब थियोरी का एनालिसिस है। Thus ancient oceanic water contained large amount of dissolved ammonia, methane और ACN, nitrites, carbides as well as various gases and elements। Some external sources must have been acting on द मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी वर्क कर रहे होंगे। दिज एक्सटर्नल सोर्सेज माइट बी सोलर रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, एनर्जी फ्रॉम केमिकल डिस्चार्जेज लाइक लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है तो एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज लाइक लाइटनिंग। High energy radiations are other sources of energies, probably unstable isotopes of primitive Earth। There was no ozone layer at that time in the atmosphere। उस समय ओजोन लेयर नहीं थी। A soup-like broth of chemicals formed in oceans of the early Earth, from which living cells are believed to have appeared, was termed by Haldane as prebiotic soup। ओपेरिन हाल्डेन जो थियोरी दिए हैं वो इसको क्या कहें, प्रीबायोटिक सूप कहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप। Thus the stage was set for combination of various chemical elements once formed the organic molecules accumulated in water, because their degradation was extremely slow in absence of any life or enzyme catalyst। तो उनका डिग्रेडेशन कैसा था, स्लो था, इन द absence ऑफ एनी लाइफ और एंजाइम कैटालिस्ट। चलिए आगे चलते हैं, इसको एक बार देख लीजिए, बहुत फायदा होता है, ठीक है ना, नहीं तो केवल जो रटे रहेंगे वही कर पाएंगे। यहाँ से पूरी थियरी इवोल्यूशन का देख लेंगे तो इससे जो भी प्रश्न भविष्य में बनेंगे उसको आप करने की स्थिति में रहेंगे। द फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेटेड इन ओशन बाउंडेड बाय ए कवरिंग फॉर्मिंग co-servatives which have the capacity to self-replication। Experimental evidence for abiotic molecular evolution of life। वो बायोटिक था, ये एबायोटिक है। अब देखिए स्टैनले मिलर इन 1953 who was then a graduate student of Harold Urey at the University of Chicago। स्टैनले मिलर का भी नाम इससे जुड़ता है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, demonstrated it clearly that ultraviolet radiations are electrical discharges or heat or combination of these can produce complex organic compounds from a mixture of methane, ammonia, water and hydrogen। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। द रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन मिलर एक्सपेरिमेंट वाज, ये आपसे पूछ लेगा कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में इनका क्या था, बताइए। यम ए और एच, मिनिस्ट्री ऑफ एम में क्या था दोस्तों, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन मिलर एक्सपेरिमेंट वाज 2:1:2। ये रेशियो था, ये रेशियो ही पूछ लेगा आपसे। भाई देखिए अंदर में जाने के लिए कुछ भी जा सकता है। मिलर सर्कुलेटेड 4 गैसेज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर इन एन एयर टाइट apparatus and passed electrical discharges from electrodes at 800 degrees Celsius। He passed the mixture through a condenser।
उसके बाद मिलर को क्या मिलता है, ही सर्कुलेटेड द गैसेज कंटिन्यूसली इन दिस वे फॉर 1 वीक, एक सप्ताह तक उन्होंने ये काम किया, एंड देन एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इनसाइड द apparatus. He found a large number of simple organic compounds including some amino acids such as alanine, glycine and aspartic acid. Miller conducted the experiment to test the idea that the organic molecules could be synthesized in a reducing environment. Organic molecules could be synthesized in a reducing environment. It is considered that essential building blocks such as nucleotides, amino acids, etc. of the living organism could thus have formed on primitive earth. इस प्रकार से बने हो सकते हैं, thus could have formed on primitive earth. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अर्ली लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है ना, ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की एज जो है 4.5 बिलियन है, 4.54 बिलियन। और अर्ली लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4 बिलियन ईयर्स एगो। मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेट अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। तो देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता है ना, तो उसमें एक ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेटेड अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। ये पूछता है प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन prokaryotes and eukaryotes which were previously heterotrophs and later on became autotrophs। जो पहले दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित थे, फिर बाद में किसके लिए अब स्वयं भोजन बनाने लगे। autotrophs were just like blue green algae of modern period। तो autotrophs इसी प्रकार से थे, ब्लू ग्रीन algae। approximately 2 billion years ago eukaryotes cells were formed from which all the organisms except bacteria of our planet evolved। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपको जो बता रहा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स सेल्स में अंतर पूछता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है दोस्तों, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फंडामेंटल प्रिजम्पशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। द फंडामेंटल प्रिजम्पशंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म during their descent generation by generation from common ancestors। ठीक है ना, modification of living organism according to the concept of organic evolution, the present day animals and plants have been evolved by a process of gradual change in the earlier simple form of life which took place in millions of years, Theories of organic evolution explains convincingly the origin of life. It also explains how the wide variety of plant and animals came into existence in the world। In organic evolution, there are different theories of evolution.
बट फॉलोइंग थियरीज आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। अब इन थियरीज के बारे में पूछता है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है ना। कौन कौन सी थियरी है? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लैमार्क्सिज्म, लैमार्क दिए हैं इसको, ठीक है ना, लैमार्क। थियरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सभी, ये तीनों थियरी जो है इसको आप स्टार करके अपने जेब में रख लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट से भी ऊपर है, स्टार, ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थियरी है, ठीक है ना। और म्यूटेशन थियरी हीगो ड्यूबरिज की थियरी है। इन तीनों थियरी को इसमें बहुत ज़्यादा ना पूछे, लेकिन इनका ये दे करके नाम, थियरी का नाम दे करके और नाम में आपको मैचिंग पूछता है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लैमार्क। लैमार्किज्म इज द फर्स्ट थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नेम्ड आफ्टर जीन बाप्टिस्ट लैमार्क, ए फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। तो लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। चलिए, तो इनकी थियरी क्या? थियरी ऑफ ऑर्गेनिक, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क्स फेमस बुक इज फिलॉसफी जूलॉजिक, इनकी किताब है फिलॉसफी जूलॉजिक, थोड़ा फ्रेंच नेम है, फ्रेंच इंग्लिश है। ही अनाउंस्ड इन 1801 a theory of organic evolution which has been known as the theory of inheritance of acquired character। तो 1801 में इन्होंने थियरी दिया है। इसमें पहली थियरी ऑर्गेनिक में यही थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हिज इवोल्यूशनरी आइडियाज आर, तो ये थियरी क्या कहती है? इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ एन इनर वांट न्यू स्ट्रक्चर्स अपीयर। इंटरनल फोर्सेज of life tend to increase the size of the organism and because of an inner want new structures appear। The direct environmental effect over living organism, तो पर्यावरण का डायरेक्ट प्रभाव होता ही है। यूज आर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की भी बात की है, ये चार बात का है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो हम अपने कैरेक्टर इनहेरिट करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, जिराफ को तो स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ सरफेस वेजिटेशन ग्रेजुअल, आप अभी हम लोग फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे। लॉन्ग नेक, तो देखिए ऊंट की नहीं, जो जिराफ होता है, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो गई, क्यों? क्योंकि वो बार बार अपनी गर्दन उठाता था पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए। अब नीचे की पहले पत्ती खा लेता था, फिर ऊपर की पत्ती के लिए और गर्दन उठाता था, इसलिए उसकी गर्दन बड़ी हो गई। एक्वाटिक बर्ड्स, दे हैड टू गो टू वाटर ड्यू टू लैक ऑफ फूड etc। सम स्ट्रक्चर्स वे बिटवीन देयर टोज डेवलप्ड एंड विंग्स फॉर फ्लाई ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। एक्वाटिक बर्ड्स के बारे में कह रहा है। दे हैड टू गो टू वाटर ड्यू टू लैक ऑफ फूड एग्जाम etc। सम स्ट्रक्चर्स वेव बिटवीन देयर टोज डेवलप्ड एंड विंग्स फॉर फ्लाई ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। तो एक्वाटिक जो बर्ड्स हैं उनमें क्या हुआ? उनके विंग जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो गए। फ्लैट फिशेज, डीप सी फिशेज, तो आप जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। वेल्स लास्ट दियर हिंड लिम्ब, तो वेल्स जो मछली है दोस्तों, ये पिछले लिम्ब को, लिम्ब में हाथ पैर होता है, इसको खो दी। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जिराफ भाई का, इसको यहां से आते हैं। दी वेडिंग बर्ड्स एग्जाम्पल जैकाना,
द wading birds developed its long legs through generation of sustained stretching to keep the body above the water level। समझ रहे हैं ना। आप देखते हैं कि हिंदी में बगुला बगुला जिसको कहते हैं, तो उसकी लंबी लंबी पैरें इसलिए होती हैं कि वो पानी में खड़ा होकर के और मछलियों को और कीट पतंगों को खोजता है। तो क्या हो कि हमेशा उसके अपने शरीर को ऊपर करने की प्रवृत्ति डेवलप हो गई, तो धीरे धीरे उसके पैर बड़े होते गए और ये शरीर ऊपर होती गई। द wading बर्ड्स, जैकाना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, शार्ट लेंथ ऑफ फोर लिम्ब एंड नेक ड्यू टू लेस यूज ऑफ दीज ऑर्गन्स इन एबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रास। तो ज़्यादा जब ग्रास है तो देख रहे हैं कि ये अपना नीचे ही मुड़ी करके खा रहा है। अब देखिए ये जो पेड़ की पत्तियों को खा रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। देखिए, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। तो दोस्तों यूज और डिसयूज की थियरी ये कहती है कि जिस अंग का उपयोग करेंगे वो बढ़ेगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिराफ स्ट्रेच इट्स नेक टू ईट लीव्स ऑफ हायर ट्रीज। द कंटिन्यूएशन ऑफ द हैबिट over an extended period results in a gradual lengthening of the forelimb and neck। forelimb and neck, आप देखते हैं कि ये इसके पैर भी बड़े हो गए, इसी को कहते हैं फोरलिम्ब। तो ये धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए, और गर्दन भी बड़ी होगी, फोरलिम्ब्स भी बड़े हो गए। अब देखिए थियरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, जो अब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे जो लामार्क ने दिया था, इसको आप याद रखेंगे कौन सी थियरी किसने दिया है। अब हम लोग डार्विन की थियरी देखेंगे, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन्ड नेचुरल सिलेक्शन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। इनकी बुक का नाम क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फुल टाइटल, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life। ये इनकी बुक का फुल नाम है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चर्चित है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ evolutionary biology। It included the following elements: the universal occurrence of variations, overproduction, rapid multiplication, ठीक है ना, overproduction। चलिए अगले देखते हैं। the struggle for existence, intra-specific struggle between same species, ठीक है ना। सेम स्पीसीज के बाद भीतर जो स्ट्रगल होता है, जैसे मानव अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना। देखिए हम सभी को आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल ड्यू टू अर्थक्वेक, टाइडल वेव्स, द बर्निंग ऑफ वोल्केनोज आर ऑल काजेज फॉर किलिंग लार्ज पॉपुलेशंस, ठीक है ना। तो इसके कारण जो होता था लार्ज पॉपुलेशन ये दोस्तों नष्ट हो जाती थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गेनिज्म्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनिज्म विथ एडवांटेजियस कैरेक्टर सर्वाइव। तो जो आगे होगा दोस्तों, जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी या जो एडवांस होगा वो सर्वाइव करेगा। ये सिलेक्शन थियरी यही कर रही है। वाइल दोज विच लैक सच वेरिएशंस पेरिस, ठीक है ना। जो जिनके पास ये वेरिएशंस नहीं होगा क्या करेंगे, पेरिस करेंगे।
Thus individuals having favorable variations have better chances of living long enough to reproduce. Long enough to reproduce. Inheritance of useful variations. Organisms after getting fitted to the surroundings transmit their useful variations to next generations, while non-useful variations are eliminated. तो जो अच्छी चीज़ें रहेंगी वो आगे जाएंगी और जिनका जो यूजफुल नहीं होंगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म इज ए modified form of Darwinism. New Darwinism term generally used for describing any integration of Darwinism theory of evolution by natural selection with ग्रेगर मेंडल। तो न्यू डार्विनिज्म थ्योरी को देने वाले कौन है? ग्रेगर मेंडल है। थियोरी ऑफ जेनेटिक्स नहीं, तो इसमें दोस्तों डार्विन की थियरी और ग्रेगर मेंडल की जो जेनेटिक्स की थियरी थी, इन दोनों को कंबाइन करके न्यू डार्विनिज्म बनाया गया। जॉर्ज रोमन फर्स्ट यूज दिस वर्ड इन 1895। तो जॉर्ज रोमन्स जो है दोस्तों, ये पहले वैज्ञानिक हुए जो न्यू डार्विनिज्म वर्ड को यूज किए। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी is the result of work of a number of scientists, namely T, ये देखिए उल्टा सा नाम है, डिबहांस्की, आर.ए. फिशर, जेबियस होल्डन, स्मॉल राइट, अर्नस्ट मायर, जी.आई. स्टेबिंस। तो थियरी ऑफ जेनेटिक्स दिए थे दोस्तों ग्रेगर मेंडल साहब, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए स्टेबिंस इन हिज बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डिस्कस्ड द सिंथेटिक थियरी। दिस इज वन ऑफ द प्रोवेन थियरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है ना। तो म्यूटेशन, वेरिएशन और रिकम्बिनेशन, हेरेडिटी, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन। अब म्यूटेशन क्या कहती है? डच म्यूटेशन थियरी को देने वाले थे ह्यूगो डी ब्रिज। डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज in his book The Mutation Theory propounded this theory 1901 में। He observed on evening primrose Onothera lamarckiana। He studied this plant, ये प्लांट का नाम है इवनिंग प्राइमरोज। तो इस पर इन्होंने ह्यूगो डी ब्रिज अपना म्यूटेशन थियरी देख एक्सपेरिमेंट किए थे। ही स्टडीड दिस प्लांट इन वाइल्ड फार्म फॉर मेनी ईयर्स कंटिन्यूअसली एंड ऑब्जर्व्ड सर्टेन स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन सम ऑफ दिस वाइल्ड प्लांट्स। तो कई वर्षों तक इन्होंने इस प्लांट को देखा, ठीक है ना, और कुछ दिन बाद इन्होंने इस पौधे में बदलाव देखे। क्या बदलाव देखे? Mutation theory states that evolution is a jerky process where new varieties and species are formed by mutations, discontinuous variations that function as raw material of evolution. Salient feature of mutation theory are म्यूटेशन अपीयर ऑल ऑफ सडन। तो देखिए आदमी में अचानक बदलाव आता है, ये कह रहा है कि म्यूटेशन अपीयर ऑल ऑफ सडन। तो इस प्रकार के बदलाव जो है दोस्तों, म्यूटेशन जो क्या होते हैं, अचानक होते हैं। दे बिकेम ऑपरेशनल इमीडिएटली। म्यूटेशन होने के बाद वो तुरंत कार्य करने लगे।
द सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। ये म्यूटेशंस जो दोस्तों इनहेरिटेबल थे, हैं, यहाँ पर हैं होगा। ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। यूजफुल म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। लीथल म्यूटेशंस आर एलिमिनेटेड। ठीक है ना, लीथल म्यूटेशंस आर एलिमिनेटेड। हाउएवर यूजलेस एंड लेस हार्मफुल ones can persist in the progeny. Accumulation of variations produce new species. Accumulations of variations produce new species. Sometimes a new species is produced from a single mutation. चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब देखिए आर्कियोपटेरिक्स के बारे में आप लोग सुनते हैं, इसको तो स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लेता है। आर्कियोपटेरिक्स, इट लुक्स लाइक ए बर्ड, इट हैज विंग्स एंड बीक लाइक बर्ड्स, हाउएवर इट्स टीथ एंड टेल आर लाइक दोज ऑफ रेप्टाइल्स। तो आर्कियोपटेरिक्स में क्या होता है दोस्तों, इसके पास पंख हैं, इसके पास चोंच हैं, विंग्स एंड बीक हैं, लेकिन इसके बाद भी इट्स टीथ एंड टेल आर लाइक दोज ऑफ रेप्टाइल्स। इसके दांत और पूंछ जो है दोस्तों रेप्टाइल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे सर्प हो गया, लिजार्ड हो गया। आर्कियोपटेरिक्स इज देयरफॉर कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग, ये वाला पूछता है लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये पूछता है आर्कियोपटेरिक्स को किसके किसके बीच में कनेक्शन माना जाता है, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में। देयर बाई सजेस्टिंग दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। ये थियोरी ये सजेस्ट कर रही है कि जो बर्ड्स जो है रेप्टाइल से ही इवॉल्व होकर बने हैं। फोसिल्स ऑफ आर्कियोपटेरिक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम लाइमस्टोन डिपॉजिट नियर सोलनहाफेन जर्मनी। तो पहले जो यहाँ से आपको मिले थे सोलनहाफेन जर्मनी से, ये भी अच्छा फैक्ट है, सोलनहाफेन जर्मनी। आर्कियोपटेरिक्स लिव्ड इन द लेट जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक ईरा। आर्कियोपटेरिक्स lived in the late Jurassic period of Mesozoic era 150 million years ago। उस समय आर्कियोपटेरिक्स रहता था। तो ये पूछ लेता है दोस्तों किस पीरियड का है, तो जुरासिक पीरियड का है, आप मेसोजोइक ईरा। अब देखिए इसके बाद आता है डायनासोर का। डायनासोर्स ड्यूरिंग द मेसोजोइक और मिडिल लाइफ era, the life diversified rapidly and giant reptiles, dinosaurs and monstrous beasts roamed the earth। ठीक ना, डायनासोर्स and monstrous beasts roamed the earth। The period, which spans from 252 million years ago to about 66 million years ago, was also known as the age of reptiles or the age of dinosaurs। ठीक है ना। तो अब डायनासोर और हम लोग आर्कियोपटेरिक्स के बारे में देखें। चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मेसोजोइक इरा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। पहला कौन सा है, ट्रियासिक, द ट्रियासिक, उसके बाद जुरासिक हो गया और उसके बाद क्रेटासियस। तो मेसोजोइक पीरियड जो है दोस्तों, मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है ना, कौन कौन सा, ट्रियासिक पीरियड हो गया,
उसके बाद जुरासिक आ गया, उसके बाद क्रेटासियस हो गया। 65 मिलियन ईयर्स एगो। अब देखिए क्रोमैग्नान, द अर्लीस्ट नोन क्रोमैग्नान रिमेन्स आर बिटवीन 35,000 to 45,000 years old based on radiometric dating. Cro-Magnon had powerful bodies. Cro-Magnon had powerful bodies which were usually heavy and solid with strong muscles with height about 180 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, आदमी की लंबाई धीरे धीरे क्या हो रही है, घटते जा रही है। देख रहे हैं क्रोमैग्नन की हाइट जो थी 180 सेंटीमीटर थी। द क्रोमैग्नन हैड स्ट्रेट फोरहेड लाइक मॉडर्न ह्यूमंस, straight forehead like modern human. Their faces were short and wide with a large chin. Their brains, अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि their brains were slightly larger than the average humans of the today. The brain capacity of Cro-Magnon was 1600 सीसी। समझ रहे हैं ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। आज के ह्यूमन की ब्रेन अभी हमारे हिसाब से बहुत कम होती है। द नेम क्रोमैग्नन वाज क्वाइंड बाय लुइस लार्टेट who discovered the first Cro-Magnon skull in southwestern France in 1868. साउथ-वेस्टर्न फ्रांस इन 1868। तो क्रोमैग्नन जो ये नाम दिया गया है लुइस लार्टेट द्वारा दिया गया है। द क्रोमैग्नन आर कंसिडर्ड द लास्ट डायरेक्ट ancestor of modern man and it was a subspecies of modern human named होमो सैपियंस। ये एक सब स्पेसीज था, ठीक है ना, सब स्पेसीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन सैपियंस। तो मॉडर्न ह्यूमन सैपियंस का सब स्पेसीज था दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है ना, मैं पूरा दिखा देता हूं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए उनको, और पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन द अर्थ इमर्ड अप्रॉक्सीमेटली, अर्थ पर लाइफ कितने समय पहले इमर्ज हुई। तो लगभग ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बिफोर 2 अरब। इसको याद रख लेंगे, मैं इसको काउंट किया हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो ये 2 अरब ये रिसेंट प्रूफ के अनुसार। वैसे जो दोस्तों पृथ्वी की लाइफ जो मानी जाती है, लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड अप्रॉक्सीमेटली 2 अरब ईयर्स एगो। एज ऑफ द अर्थ इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। This dating is based on evidence from radiometric age dating or meteorite materials and is consistent with the radiometric ages.
of the oldest known terrestrial and lunar samples. According to the recent proof, तो ये अर्थ की लाइफ बता रहा है, ठीक है दोस्तों, अर्थ की एज बता रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ, द लाइफ ऑन अर्थ इमेज अबाउट 2 अरब ईयर्स एगो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ब्लू ग्रीन अलगी। आप देखे थे, बताए थे वैज्ञानिक कि पहले यही बना था केमिकल प्रोसेस से वाटरी बॉडी में। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हो गया ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू green algae are the oldest organism on earth. They obtain their energy through photosynthesis. They are also known as cyanobacteria. They are also known as cyanobacteria. The producing gaseous oxygen as byproduct of photosynthesis. Gaseous oxygen. They play a greater role in dramatically changing the life form on earth by stimulating biodiversity। ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, बाय प्रोड्यूसिंग गैसियस ऑक्सीजन आई बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो दोस्तों ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, किस चीज पर बेस्ड है? आंसर करिए फटाफट। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, तो ये दोस्तों ये तीनों पर बेस्ड है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है दोस्तों कि उस समय बहुत आंधी तूफान भूकंप आते थे और स्पेसीज का डेथ हो जाता था, बहुत ज़्यादा स्पेसीज का। तो जिसका ओवर प्रोडक्शन होता था, ज़्यादा पॉपुलेशन होता था, वही सर्वाइव करता था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब आप जानते ही हैं। थियरी पढ़ लेने के बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। कार्लस रॉबर्ट डार्विन was an English geologist and best known for his contribution to evolution theory. Darwin published his theory of evolution in his book on the origin of species in 1859. It states that all species of organisms arise and develop through the natural selection of small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive, reproduce. It is called Darwinian theory. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Who propounded the theory of evolution? तो ये इसलिए आंसर आपको साथ यहाँ पर दिखाया गया है कि अभी जस्ट थियरी में भी और क्वेश्चन में भी दोनों को ये आपको डार्विन थियरी आप पढ़े हैं, ठीक ना। थियरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन की है। अभी इससे पिछला प्रश्न भी यही था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए MPPCS प्री 2010 में ये पूछा गया है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? बताइए। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ तो सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले दोस्तों 1809 में लैमार्क ने किया था। यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो सबसे पहले लैमार्क, उसके बाद कौन किया था दोस्तों? उसके बाद डार्विन, उसके बाद ह्यूगो ड्यूब्रीज, 3 लोग का ये थियरी आया। चलिए आगे चलते हैं और विज्ञान मिलेगा आपको। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लैमार्क इज बेस्ट नोन फॉर हिज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फर्स्टली he was first person to explain the theory of evolution to the public. In 1809, this theory was published in his book Philosophic Zoologic. तो ये फ्रेंच नेम है दोस्तों, ये फ्रेंच नेम है इसीलिए फिलासफी पूरा नहीं लिख रहा है। 1801। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनंशिएटेड बाय। म्यूटेशन थियरी, बताइए म्यूटेशन थियरी कौन दिया था? तो म्यूटेशन थियरी दिए गए था ये ह्यूगो ड्यूब्रीज के द्वारा। म्यूटेशन थियरी ह्यूगो ड्यूब्रीज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ह्यूगो ड्यूब्रीज इज नोन फॉर हिज म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिम न्यू स्पीसीज आर not formed continuous variations but by sudden appearance of variations which he named as mutations. He stated that mutations are heritable and persist in successive generations. यहाँ पर देखिए मैचिंग करना है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं पिछले प्रश्न में क्या था, थियरी ऑफ म्यूटेशन कौन दिया है? ह्यूगो ड्यूब्रीज ने दिया है। थियरी ऑफ म्यूटेशन जो दिया गया है ह्यूगो ड्यूब्रीज। तो दोस्तों A4 हो जाएगा। A4 दो जगह दिया हुआ है, बी और सी में। अब देखिए थियरी ऑफ इवोल्यूशन, देखिए थियरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिया है? थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है दोस्तों, ये दिया है डार्विन साहब ने। थियरी ऑफ इवोल्यूशन तो B3 हो जाएगा। देखिए इसे भी काम नहीं चलेगा, आपको और चलना पड़ेगा। वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो दिया गया है बिडल एंड टेटम द्वारा। वन एंजाइम हाइपोथेसिस बिडल एंड टेटम, सी फर्स्ट। यहां से जा करके आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और D2 हो जाएगा ओपेरान कंसेप्ट जो दिया गया जेकब एंड मोनोड द्वारा। जेकब एंड मोनोड। तो ये रहा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। थियरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो ड्यूब्रीज, थियरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बिडल एंड टेटम, ओपेरान कंसेप्ट जेकब एंड मोनोड। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज, क्या था मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन? क्या था दोस्तों? नेचुरल सिलेक्शन। तो ये था दोस्तों, ये सभी माने म्यूटेशन, अचीव्ड इक्वालिटी, ये सब था, लेकिन मेन फैक्टर, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमिनन ऑफ।
तो किस कारण से स्नेक में लिम्ब का लॉस हुआ? ये दोस्तों यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। स्नेक्स में जो लिम्स का लॉस हुआ दोस्तों, ये जो है उसका लिम्ब का प्रयोग नहीं हो रहा था, इसलिए क्या हो गया, लॉस हो गया उसका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लैमार्किज्म inheritance is the idea that an organism can pass one characteristic that is acquired during its lifetime to its offspring, also known as inheritance of acquired character. It is named after Lamarck, who incorporated following two ideas into his theory of evolution, which are considered to be generally true. Use and disuse of organ. Individuals lose characteristics which they do not require or use, and develop characteristics that are useful. Inheritance of acquired traits. Individuals inherit the traits of their ancestors. Individuals inherit the traits of their ancestors. In the context of organic evolution, as explained by Lamarck, the loss of limbs in snakes is explained by the phenomena of use and disuse of organ. चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट। तो दोस्तों बताइए इज सेड इंडियाज लार्ज वाइल्ड कैट हैज रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट। ये दोस्तों चीता के बारे में कहा जा रहा है। चीता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चीता ऑल्सो नोन एज हंटिंग लियोपार्ड had become extinct in India. They were found in large numbers in छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में मिलते थे चीता ज़्यादा संख्या में। वैसे तो कोई इधर उधर का तो मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा मिलते हैं उसी की देखा जाता है। लेटेस्ट अनसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज, बताइए। लेटेस्ट अनसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज क्या है दोस्तों? क्रोमैग्नन मैन। आप देखे थे ना, क्रोमैग्नन का जो दिमाग जो होता था 1600 सीसी का होता था, और हाइट जो होती थी 180 या 82 सेंटीमीटर की। लेटेस्ट अनसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज क्रोमैग्नन मैन। तो देखिए 1600 सीसी is common name that has been used to describe the first early modern humans. The earliest known remains of Cro-Magnon like humans are radiocarbon dating इतने 43,000 years ago. Cro-Magnon were robustly built and powerful. Robustly built and powerful. Their body was generally heavy and solid with a strong musculature. The face was short and wide. Chin was prominent. Brain capacity was about 1600 cubic centimeter, larger than the average of modern humans. ठीक है ना, देख रहे हैं ना, brain capacity. However, recent research suggests that the physical dimensions of so-called Cro-Magnon are not sufficiently different from modern humans to warrant a separate designation. आर्क्योपटेरिक्स इज, बताइए आर्क्योपटेरिक्स क्या था दोस्तों? तो आर्क्योपटेरिक्स दोस्तों मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। यहाँ से इससे रेप्टाइल से कट रहा है पहले, ठीक है ना। ये आर्क्योपटेरिक्स जो था दोस्तों, ये बर्ड था, बर्ड। मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज
चलिए आगे चलते हैं। आर्क्योपटेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स, माने एप्स माने पक्षी। इट इज ए क्रिएचर इन विच वी फाउंड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड एप्स। आर्क्योपटेरिक्स डेटिंग फ्रॉम अबाउट 150 million years ago during the Jurassic period when many dinosaurs lived. It is one of the oldest known bird. It is the first bird and modified from reptiles. ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आर्क्योपटेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ एनिमल्स। तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है रेप्टाइल्स एंड एप्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ममोथ इज द अनसेस्टर ऑफ, ममोथ किसका अनसेस्टर है बताइए। ममोथ किसका अनसेस्टर है? ये दोस्तों एलिफेंट का। ममोथ इज द अनसेस्टर ऑफ एलिफेंट। चलिए आगे चलते हैं। एक्सटिंक्ट ममोथ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू टूडेज अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। Modern elephants and woolly mammoths share a common ancestor. Mammoth share a common ancestors that lived about 6 million years ago. Dinosaurs were. Dinosaurs were. Dinosaurs क्या थे दोस्तों बताइए। तो ये मेसोजोइक पीरियड के रेप्टाइल्स थे दोस्तों, रेप्टाइल्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोजोइक इरा इज द एज ऑफ डायनासोर्स एंड लास्टेड अबाउट 180 मिलियन ईयर्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 250 to 60 million years ago. This era include three well-known periods called Triassic, Jurassic and Cretaceous. Triassic, Jurassic and Cretaceous. तो जुरासिक पीरियड जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रेटासियस। चलिए आगे चलते हैं। डायनासोर्स वेयर इन मेसोजोइक इरा में थे, ठीक है ना। मेसोजोइक के जो जुरासिक है मध्य वाला, ये 3 में विभाजित होता था मेसोजोइक, ठीक है ना। किसमें किसमें अभी हम लोग देखे हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटासियस। और ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो करेक्ट है ये आपको बताना है, बताइए। तो इसमें दोस्तों सलामेंडर, पाइथन और कंगारू, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। एसपी के, एसपी कानपुर या कोई भी कर लीजिए, के से कर्नाटका, ठीक है ना। तो सलामेंडर, पाइथन और कंगारू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सलामेंडर इज टेल्ड amphibian which appeared about 360 million years ago. Python is a reptile which appeared about 3 million years ago, while kangaroo is a pouched mammal or marsupial which appeared about 145 million years ago. With reference to the question, correct sequence is salamander, python and kangaroo. तो दोस्तों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न।
और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घड़ी के आइकन घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।